इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 86। भुने हुए मिस्टिक आइज डेमन ड्रैगन को जमीन पर गिरते देख वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। प्रभावशाली, क्रूर और दबंग मिस्टिक आइज डेमन ड्रैगन को नॉर्थ मिस्टिक हेवन की पत्नी की दिव्य अग्नि ने भून दिया। नॉर्थ मिस्टिक हेवन की पत्नी को कौन रोक सकता है? साउन मलिक ने चौंक कर कहा। लीफायर गोल्डन आइज। नॉर्थ मिस्टिक हेवन की पत्नी के पास भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली काया है। एक ऐसे आदमी से जैसी उम्मीद की जाती है जो महारानी मिस्टिक आइज को जीत सकता है। ये वास्तव में लीफायर गोल्डन आइज है। अमरजीत को अचानक एहसास हुआ और उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। महारानी मिस्टिक आइज का स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। उसने अपने पति के रूप में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुना। फिर आखिरी उम्मीद के साथ अमरजीत ने अपना सिर नीचे कर लिया। पत्नी, मुझे अपनी गलती पता है, कृपया मेरी जान बख्श दो। अमरजीत का पीछा करने वाले दानव शूरवीरों का समूह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उन्हें डर था कि उनके नीचे के जादुई जानवर राजमहरा को नाराज कर देंगे और रहस्यमयी बर्फ के दानव ड्रैगन की तरह बन जाएंगे। जब उन्होंने अमरजीत के हाव भाव देखे तो अनन्या और बाकी लोगों को लगा कि उनके पिता की शिक्षा बहुत कारगर थी। पिताजी, आप बहुत बढ़िया हैं। आपने श्री अमरजीत को इतनी जल्दी उनकी गलती का एहसास करा दिया। ठीक है। मुझे लगता है कि अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा होगा। अगर उन्हें पता होता कि पिता इतने शक्तिशाली हैं तो वे निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। छोटी लड़कियां भी राजमहरा के व्यवहार से संतुष्ट थीं। राजमहरा मुस्कुराए और छोटी लड़कियों के सिर पर प्यार से थपथपाया। इन देखभाल करने वाली लड़कियों के साथ उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि का एहसास हुआ। राजमहरा को चारों छोटी लड़कियों से कितना प्यार करते देखकर अमरजीत को तुरंत एक विचार आया और उसने अनन्या और बाकी लोगों से विनती की। 4 राजकुमारियों, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं राजकुमारियों से विनती करता हूं कि वे महारानी के पति से विनती करें कि वे मुझे छोड़ दें। मैं भविष्य में निश्चित रूप से एक नया जीवन शुरू करूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। छोटी लड़कियां उलझन में पड़ गईं। उन्हें लगा कि उनके पिता ने अमरजीत को पहले ही बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अमरजीत ने कैसे उनकी मां को राक्षसों से लड़ने के लिए मजबूर किया तो उन्हें लगा कि उन्हें अमरजीत को थोड़ा और शिक्षित करना होगा। पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? छोटी लड़कियां राजमहरा की ओर भौचक्की हो गईं। ऐसी जटिल समस्या पर केवल उनके पिता ही निर्णय ले सकते थे। राजमहरा ने एक नज़र में अपनी बेटियों के विचारों को समझ लिया। परफेक्ट फादर प्रोग्राम के अनुसार बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपरिपक्व होते हैं। इस प्रकार भले ही उनके पास पहले से ही अच्छाई और बुराई की स्पष्ट अवधारणा हो, वे अच्छाई और बुराई के बीच अंतर नहीं कर सकते थे। इस समय उनके माता पिता को उनके दृष्टिकोण से सोचना था। उदाहरण के लिए, अमरजीत दानव कबीले में शामिल हो गया था और उसने दीपिका को अपमानित किया था। कोई बात नहीं, यह एक बड़ी गलती थी। लेकिन छोटी लड़कियों की नज़र में वे केवल यही जानती थीं कि अमरजीत एक बुरा व्यक्ति था। वे इस बात को लेकर निश्चित नहीं थीं कि वह कितना बुरा था। यही कारण था कि राजमहरा ने अमरजीत को उनके सामने नहीं मारा। राजमहरा को स्वाभाविक रूप से बच्चों को धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करना था और उनकी भावनाओं की सावधानीपूर्वक रक्षा करनी थी। इसलिए राजमहरा ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटियों से पूछा, क्या आपको लगता है कि डैडी के लिए अमरजीत को थप्पड़ मारना और उसे जाने देना पर्याप्त है? अनन्या और बाकी लोगों ने इस बारे में सोचा। उनके पिता बहुत मजबूत थे, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें बहुत दर्द होगा। अगर वह उसे थप्पड़ मारता तो ये श्री अमरजीत को फिर से शिक्षित करने के बराबर होता। बस, छोटी लड़कियों ने एक साथ सिर हिलाया। राजमहरा थोड़ा मुस्कुराया। उसे बहुत पहले से पता था कि छोटी लड़कियां ऐसा चुनाव करेंगी। अमरजीत ये देखकर बहुत खुश हुआ। हालांकि राजमहरा की ताकत बहुत भयानक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसे नहीं मार पाएगा। असुर दानव शरीर के साथ भले ही वह मृत्यु के कगार पर था, जब वह निर्जीव साम्राज्य में वापस लौटा तब भी उसके पास ठीक होने के कई तरीके थे। धन्यवाद राजकुमारियों। अमरजीत बहुत खुश था। राजमहरा ने उपहास किया और आत्मा ऊर्जा और वज्र शक्ति की एक किरण भेजी। अमरजीत की सभी हड्डियों और मेरिडियन को लगभग चकनाचूर करने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और उसे भाग जाने के लिए कहा। धन्यवाद संगिनी। अमरजीत मौत के कगार पर था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसने जल्दी से दानव शूरवीरों से उसे दूर ले जाने के लिए कहा। जब वे सभी कदम शहर से चले गए तो वे राजमहरा से जितना संभव हो सके दूर रहने के लिए भाग गए। जब सभी लोग निर्जीव साम्राज्य की सीमा पर पहुंचे तभी वे धीरे धीरे शांत हुए। दानव शूरवीरों में से एक ने आह भरी। सौभाग्य से सम्राट का दामाद तेज तर्रार था और उसने राजकुमारियों से दया की भीख मांगी ताकि हम जीवित रह सकें। अमरजीत को दानव शूरवीरों ने जीवन रक्षक औषधीय गोली खिलाई थी और उसका बहुत सारा सार, ऊर्जा और आत्मा वापस आ गई थी। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव दिखाई दिया। जैसा कि कहावत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी बहुत शक्तिशाली है। मेरे लिए उससे और कुछ कहना बेकार है। और उसकी सबसे घातक कमजोरी उसकी 4 बेटियां हैं। जब तक हम उसकी बेटियों को मना लेंगे, क्या ये स्वाभाविक नहीं होगा कि हम बच जाएं? दानव शूरवीरों ने सहमति में सिर हिलाया। अमरजीत वास्तव में वह व्यक्ति बनने के योग्य था जिससे निर्जीव दानव भगवान को बहुत उम्मीदें थीं। वह वास्तव में लचीला और बुद्धिमान था।
बज़, अचानक एक भयानक आध्यात्मिक भावना आकाश से उतरी और आसपास के स्थान को घेर लिया। अमरजीत और अन्य लोगों को लगा कि आध्यात्मिक भावना एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह थी जो उनके दिमाग में घुस गई और तबाही मचा दी। इससे पहले कि वे चीख पाते, भयानक राक्षस आध्यात्मिक भावना ने उनकी आध्यात्मिक भावना को चकनाचूर कर दिया। एक पल में मनुष्य और जादुई जानवर दोनों ही छपाक से जमीन पर गिर पड़े। वे मर चुके थे। कदम सिटी। जॉन मलिक ने सॉन मलिक से धीरे से पूछा, भाई, अगर कॉन्सर्ट अमरजीत को ऐसे ही छोड़ देता है तो भविष्य में हमारा क्या होगा? जाने दो, सॉन मलिक ने व्यंग्य किया और राज मेहरा को विस्मय से देखा। क्या आपको लगता है कि कॉन्सर्ट जैसे किसी व्यक्ति को अपमानित करने के बाद वे जीवित रह सकते हैं? जॉन मलिक दंग रह गए। ये सही है, कॉन्सर्ट एक सम्राट दायरे की शक्ति थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे जाने दे सकता है जिसने उसे अपमानित किया हो? सॉन मलिक ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ऐसा नहीं है कि कॉन्सर्ट अमरजीत को मारना नहीं चाहता। बात बस इतनी है कि कॉन्सर्ट अपनी बेटियों से प्यार करता है और बच्चों के सामने हमला करने को तैयार नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमरजीत और बाकी लोग पहले ही मर चुके हैं। हिस। जॉन मलिक ने अचानक सांस ली। उसे भी लगा कि अमरजीत और बाकी लोग निश्चित रूप से मर चुके हैं। सॉन मलिक फिर राज मेहरा के पास गया और सम्मानपूर्वक झुक गया। अगर आज तुम नहीं आते तो हम राख में मिल जाते। मुझे पता है कि हमारा शहर कॉन्सर्ट से हमें बचाने के लिए कहने के योग्य नहीं है। हालांकि मैं फिर भी कॉन्सर्ट के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। राज मेहरा ने उसके शब्दों का अर्थ सुना और सहजता से पूछा, तुम अपना आभार कैसे व्यक्त करना चाहते हो? सॉन मलिक ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक नक्शा निकाला और उसे सम्मानपूर्वक सौंप दिया। मैंने इस नक्शे को पाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। ये लाइफिलिस किंगडम में 100,000 कुलीन सैनिकों के शिविर का नक्शा है। मैंने सुना है कि लाइफिलिस किंगडम पर नॉर्थ मिस्टिक हेवन का 100,000 जीवन बकाया है। आज आपने लाइफिलिस किंगडम के राजकुमार पर हमला किया। नॉर्थ मिस्टिक हेवन और लाइफिलिस किंगडम के बीच एक भयंकर युद्ध अपरिहार्य है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह नक्शा आपकी मदद कर सकता है। राज मेहरा ने नक्शा लिया और उसे देखा। उस पर लाइफिलिस किंगडम के 100,000 कुलीनों का विस्तृत पता था। इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए उन्होंने सॉन मलिक की चेतना के सागर पर आक्रमण करने के लिए राक्षस आध्यात्मिक भावना का बलपूर्वक उपयोग किया। राज मेहरा को एहसास हुआ कि यह नक्शा सॉन मलिक ने लाइफिलिस किंगडम के एक दानव जनरल को रिश्वत देने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करने के बाद प्राप्त किया था। उसने ऐसा अपने और कदम शहर के लिए एक आखिरी जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता छोड़ने के लिए किया था। अगर जरूरत पड़ी तो वे इस नक्शे को किसी शक्तिशाली ताकत को दे देंगे ताकि वह बेजान साम्राज्य को नियंत्रित कर सके। हाँ, पुष्टि करने के बाद राज मेहरा ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और थोड़ा सिर हिलाया। सॉन मलिक को अभी अभी अपने सिर में अचानक दर्द महसूस हुआ, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उसकी चेतना के सागर में पहुंच गया हो। वह जानता था कि राज मेहरा उसकी बातों की पुष्टि कर रहा था। पत्नी के तरीके वाकई था हैं। सौभाग्य से मेरे कोई भी शब्द झूठे नहीं हैं, वरना। सॉन मलिक ने जब इसके बारे में सोचा तो उसे एक डर महसूस हुआ। अध्याय 87। राज मेहरा ने अपनी बेटियों के साथ जाने से पहले सॉन मलिक से लाइफिलिस किंगडम की स्थिति के बारे में पूछा। राज मेहरा ने पहले ही लाइफिलिस किंगडम के खिलाफ कदम उठाने का फैसला कर लिया था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। वह अपने द्वारा प्राप्त किए गए नक्शे का उपयोग लाइफिलिस किंगडम के 100,000 कुलीन सैनिकों को मारने और उनके मनोबल को भारी झटका देने के लिए करना चाहता था। फिर वह अपनी बेटियों को उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में वापस लाएगा और लाइफिलिस किंगडम में जाकर लाइफिलिस किंगडम के शैतान भगवान से निपटने का अवसर खोजेगा। सॉन मलिक ने कहा कि लाइफिलिस किंगडम के दानव महल पर सरनी संरचनाओं और जालों द्वारा कड़ी सुरक्षा की गई थी। आम लोग आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए राज मेहरा ने महसूस किया कि अपनी बेटियों को उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में वापस जाने देना सबसे अच्छा था। तभी वह स्वतंत्र रूप से दानव महल में प्रवेश कर पाएगा। राज मेहरा की विदाई देखकर सॉन मलिक और जॉन मलिक उसे बहुत देर तक घूरते रहे। जॉन मलिक विलाप करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक बार जब कॉन्सर्ट को नक्शा मिल जाएगा तो वह निश्चित रूप से लाइफिलिस किंगडम के 100,000 कुलीनों का सफाया कर देगा। सॉन मलिक ने सिर हिलाया। मैं मूल रूप से इस नक्शे को अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसे कॉन्सर्ट को देना सबसे उपयुक्त विकल्प है। उसकी क्षमता के साथ लाइफिलिस किंगडम के दानव भगवान को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। जॉन मलिक हल्के से मुस्कुराए। लाइफिलिस किंगडम के दानव भगवान ने कभी नहीं सोचा होगा कि आपके पास ऐसी चाल होगी। सॉन मलिक भी मुस्कुराए और गंभीरता से कहा, कोई बात नहीं, हमें आज रात के मामले को यथासंभव गोपनीय रखना होगा। खासकर ये तथ्य कि मैंने बेजान साम्राज्य का नक्शा कॉन्सर्ट को दिया था। इसे लीक नहीं किया जाना चाहिए। जॉन मलिक ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? सॉन मलिक ने उसके कंधे पर हाथ फेरा और कहा, ऐसा मत सोचो कि कॉन्सर्ट ने मेरा नक्शा स्वीकार कर लिया है, इसलिए कदम शहर को उसकी सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और अगर स्वर्गीय दानव क्षेत्र के लोगों को पता चल गया कि हमने बेजान साम्राज्य को धोखा दिया है तो हमारे लिए इस उजाड़ भूमि में जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। जॉन मलिक को अचानक एहसास हुआ, मैं समझ गया। दोनों भाई मदद नहीं कर सके और उसी समय राज मेहरा की दिशा में देखने लगे।
ये बहुत अच्छा होगा अगर नॉर्थ मिस्टिक हेवन बेजान साम्राज्य को खत्म कर सके। शायद कॉन्सर्ट उसे आज दिए गए नक्शे के कारण स्थायी सुरक्षा दे। राजमहरा अपनी बेटियों को लेकर आया और जल्द ही बेजान साम्राज्य के कुलीन सैन्य शिविर से 1000 मील दूर पहुंच गया। राक्षस आध्यात्मिक ज्ञान के साथ वह शिविर में सभी व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से नियंत्रित कर सकता था। दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसने जुआ खेलने का फैसला किया। उसने अपने हाथों को एक साथ बंद कर लिया और अपने असली सार और वज्र शक्ति को घुमाया। जल्द ही उसकी हथेली में एक रहस्यमय 5 रंग की बिजली की मुहर दिखाई दी। ये दृश्य देखकर छोटी लड़कियां उत्साहित हो गईं। वाह डैडी, क्या आप फिर से गड़गड़ाहट करने जा रहे हैं? अनन्या ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। जवाब देने से पहले रिया ने एक पल सोचा, मुझे लगता है कि पिताजी को दादाजी थंडर बनना वाकई पसंद होगा। अलीशा ने अपना सिर हिलाया। पिताजी जानते हैं कि गड़गड़ाहट का उपयोग कैसे किया जाता है, इसलिए ये दादाजी थंडर होना चाहिए। राधिका ने अधीरता से दूर आसमान की ओर इशारा किया और कहा, डैडी जल्दी करो और गड़गड़ाहट करो। छोटी लड़कियों को अभी भी राजमहरा द्वारा दादाजी थंडर और दादी थंडर के बारे में बताया गया याद था। जब उन्होंने राजमहरा को एक और बिजली का जादू करते देखा तो उनकी कल्पनाएं पागल हो गईं और उन्होंने दादाजी थंडर की तरह राजमहरा की पूजा की। अपनी बेटियों की चमकीली आंखों को देखकर राजमहरा प्यार से मुस्कुराए। ठीक है डैडी, अब बिजली की गड़गड़ाहट शुरू करेंगे। फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया। जाओ। पलक झपकते ही 5 रंगों वाली बिजली की कला बिजली की तरह तेज हो गई और हजारों किलोमीटर दूर आसमान में चली गई। इतनी दूरी पर राजमहरा को छोटी लड़कियों के सामने 5 तत्व दिव्य थंडर द्वारा लोगों को मारने के दृश्य को उजागर करने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इस समय बाली, जो कि बेजान साम्राज्य के 3 कमांडरों में से एक है, सैन्य शिविर में अपने सैनिकों को फिर से संगठित कर रहा था। उसी रात उसे असीम दानव भगवान से बेजान साम्राज्य की सीमा पर 100,000 सैनिकों को जुटाने और एक खतरनाक स्थान पर घात लगाने का आदेश मिला। जैसे ही नॉर्थ मिस्टिक हेवन की सेना उनके हमले की सीमा में आती, वे दुश्मन पर सीधा प्रहार करते। इसके अलावा उनके अधीन 100,000 सैनिक आध्यात्मिक रोटेशन स्टेज मध्य चरण और उससे ऊपर के सभी थे। उनकी युद्ध शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। यदि वे नॉर्थ मिस्टिक हेवन सेना के तैयार न होने पर अचानक हमला करते, बाली को पूरा भरोसा था कि वह कम से कम 100,000 सैनिकों का सफाया कर सकेगा। सभी लोग इस कमांडर के लिए खुश हो जाएं। हमारी ब्लैक डेविल आर्मी 1 साल से ज्यादा समय से बिना लड़े रह गई है। लाइफलेस किंगडम के ये लोग ये संदेह करने लगे हैं कि हम अपनी प्रतिष्ठा के लायक नहीं हैं। कल हम अपना नाम फैलाने के लिए नॉर्थ मिस्टिक हेवन के लोगों के खून का इस्तेमाल करेंगे। बाली एक विशाल ब्लड एलिफेंट पर सवार था और मनोबल बढ़ाने के लिए जोशपूर्ण भाषण दे रहा था। जैसे ही उसने बात की, 100,000 ब्लैक डेविल आर्मी के सैनिकों ने अपने हथियार उठाए और चिल्लाया, नॉर्थ मिस्टिक हेवन की सेना को नष्ट करो और ब्लैक डेविल आर्मी का नाम फैलाओ। गड़गड़ाहट। इस समय 1000 किलोमीटर से ज्यादा की परिधि वाला 5 रंगों वाला गरजता हुआ बादल अचानक सेना के शिविर के ऊपर दिखाई दिया। बाली और बाकी लोगों ने देखने के लिए अपना सिर उठाया और अचानक चौंक गए। स्वर्गीय दानव क्षेत्र में इतना चमकीला बिजली का बादल कैसे हो सकता है? स्वर्ग से एक अजीब घटना घटी है, इसलिए निश्चित रूप से कोई आपदा होगी। यह अच्छा नहीं लगता। सभी को एक स्पष्ट भावना थी कि यह गरजने वाला बादल अच्छे इरादों से नहीं आया था। शायद पीछे से इसे नियंत्रित करने वाला कोई पावर हाउस था। सभी सेना तुरंत अलग हो जाएं और शिविर छोड़ दें। बाली युद्ध के मैदान में अनुभवी था और उसने जल्दी ही खतरे की घनी गंध को सूंघ लिया। उसने तुरंत ब्लैक डेविल आर्मी को शिविर से पीछे हटने का आदेश दिया। धमाका। ठीक इसी समय 5 रंगों वाले बिजली के बादल ने अरबों भयानक बिजली के बोल्ट छोड़े। पलक झपकते ही ये बिजली के बोल्ट बादलों में तैरते हुए ड्रैगन की तरह थे, जो पागलों की तरह जमीन की ओर भाग रहे थे। जैसे ही लाखों करोड़ों बिजली के ड्रैगन ने तबाही मचाई, एक पल के लिए पूरा शिविर बिजली की चमक से भर गया। चिंगारियां उड़ी और पूरे जंगल में चीखें गूंज उठीं। बेजान राज्य, दानव महल। महाराज, कुछ हुआ है। एक चीख ने संजीव को ध्यान से जगाया। क्या हुआ? संजीव ने अपनी काली काली आंखें खोलीं। दानव सेनापति ने कहा, हमारे सीमा रक्षकों ने राजकुमार पत्नी की लाशें और सीमा के भीतर राक्षसी घुड़सवारों के एक समूह की खोज की है। क्या? संजीव चौंक गया। क्या आप जानते हैं कि वे वहां क्यों आए और किसने उन पर हमला किया? शैतान सेनापति ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। इस अधीनस्थ ने केवल ये सुना है कि सम्राट के दामाद ने 100 से अधिक शैतानी घुड़सवारों और एक ब्लैक आइस डायमंड ड्रैगन को संगठित किया है। उसने ऐसा क्यों किया? वह कहाँ जा रहा था और वह किसके संपर्क में आया? कोई नहीं जानता। संजीव ने भौहें सिकोड़ी। वह अमरजीत के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और यह निर्धारित नहीं कर सका कि अमरजीत का सामना किससे हुआ था। यह निर्धारित करना और भी असंभव था कि उन्हें किसने मारा था। हालांकि उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग का इससे कुछ लेना देना है। इस समय एक और शैतान सेनापति जल्दी से अंदर आया। महाराज, बुरी खबर। संजीव का पूरा शरीर राक्षसी ऊर्जा से भर गया, क्योंकि एक भयानक दबाव ने पूरे दानव महल को घेर लिया। उसने गुस्से में कहा, फिर क्या हुआ? दानव सेनापति ने कहा, जिस शिविर में ब्लैक डेविल आर्मी थी, उस पर अचानक स्वर्गीय बिजली ने हमला किया।
100 ब्लैक डेविल आर्मी के सैनिक और उनका शिविर धूल में मिल गया। धमाका, एक भयानक राक्षसी आभा फूट पड़ी जिसने सीधे इस शैतान सेनापति को बारूद में बदल दिया। संजीव अचानक उठ खड़ा हुआ, उसका शरीर असीम हत्या के इरादे से घिरा हुआ था। क्या बकवास बिजली का हमला! ये स्पष्ट रूप से किसी अद्वितीय शक्ति की बिजली तकनीक है। अब उसे 80% यकीन हो गया था कि अमरजीत की मौत और ब्लैक डेविल आर्मी का विनाश निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति का काम था। ये व्यक्ति अपनी थंडर आर्ट से 1 लाख लोगों के सैन्य शिविर को ध्वस्त करने में सक्षम था। उसकी साधना निश्चित रूप से सम्राट दायरे से कम नहीं थी। जहां तक इस शक्तिशाली प्राणी के बारे में है, उसने शुरू में सोचा था कि यह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि यह असंभव है। अगर उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में ऐसा पावर हाउस होता तो दीपिका अमरजीत को मारने के लिए लोगों को क्यों भेजती? अगर वह इस पावर हाउस से सीधे हमला करती तो क्या उसकी जीत की संभावना अधिक नहीं होती? इस समय तीनों सेनापतियों का नेता हैदर मुख्य हॉल में तेजी से आया। महाराज, ब्लैक डेविल आर्मी का सफाया हो चुका है। यह एक धारदार हथियार खोने के बराबर है। अब जबकि नॉर्थ मिस्टिक हेवन की सेना हमारे देश की ओर बढ़ रही है, मुझे डर है कि यह हमारे मनोबल पर बहुत बड़ा आघात होगा। संजीव ने एक पल के लिए सोचा और उदास नजर से कहा, ब्लैक डेविल आर्मी के बिना भी मैं असफल नहीं होऊंगा। हैदर, तीनों सेनाओं को मूल योजना का पालन करने का आदेश दो। हैदर ने कहा, हाँ, इसके अलावा 4 महान जादूगरों को इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। संजीव की नज़र ठंडी थी। दीपिका, मैं तुम्हें पिछवाड़े में आग लगने का एहसास कराऊंगा। वह नॉर्थ मिस्टिक हेवन को खत्म करने की योजना पहले ही बना चुका था। यह उस समय का लाभ उठाने के लिए था जब दीपिका की सेना शैतान शमनों को शैतान का द्वार जबरन खोलने की अनुमति देने के लिए तैनात की गई थी। उस समय वह व्यक्तिगत रूप से कुलीन दानव जनरलों की एक टीम को लेकर आएगा और उन्हें दानव द्वार के माध्यम से उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में टेलीपोर्ट करेगा। फिर वे मिस्टिक आइस पैलेस के मुख्यालय में घुस जाएंगे। अध्याय 88। भोर में दीपिका लाखों सैनिकों वाली उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग सेना के साथ स्वर्गीय दानव क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। ये स्थान जीवनहीन साम्राज्य से लगभग 1300 किलोमीटर दूर था। महाराज, जीवनहीन साम्राज्य तक पहुंचने से पहले हमें अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। आप पहले थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? कनिका ने कहा। दीपिका ने अपना सिर हिलाया। युद्ध आसन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक बार में ही कर लिया जाए। हमने कल रात आराम कर लिया है। अगर हम और देर करेंगे तो शायद मनोबल पर असर पड़ेगा। कनिका ने सिर हिलाया। महाराज बुद्धिमान हैं। दीपिका ने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा। वह हर युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए लड़ती थी। सेना लंबी यात्रा पर थी। अगर वे बहुत देर तक बाहर रहे तो न केवल उनका मनोबल प्रभावित होगा, बल्कि पीछे के शिविर के लिए भी खतरा पैदा होगा। हालांकि उसके गुप्त रूप से पोषित 100,000 बलिदानी सैनिक हमेशा उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग की रक्षा करते रहे थे और युद्ध में जाने के बाद उसके शाही अधिकार को बाधित करने वाले किसी भी दुश्मन से उसकी रक्षा कर सकते थे। अगर वे युद्ध को जल्दी खत्म कर सकें तो ये सबसे अच्छा होगा। इस तरह वे सभी प्रकार के दुश्मनों को डरा सकते थे और उन्हें जल्दबाजी में काम न करने की हिम्मत दे सकते थे। महाराज, एक महत्वपूर्ण समाचार है। एक व्यक्ति अंधेरे से बाहर निकला। ये दीपिका द्वारा स्थिति की जांच करने के लिए लाइफलेस किंगडम में भेजा गया खुफिया अधिकारी था। बोलो, दीपिका ने चौंक कर कहा। अब उसे जो चाहिए था वह थी लाभदायक जानकारी। खुफिया अधिकारी ने कहा, सबसे पहले अमरजीत कल रात लाइफलेस किंगडम की सीमाओं पर मारा गया था। लाइफलेस डेमन लॉर्ड को अभी भी अपराधी का पता लगाना है। यह अच्छी बात है। दीपिका मुस्कुराए। अमरजीत लाइफलेस किंगडम में मारा गया। ये किसी के द्वारा लाइफलेस डेमन लॉर्ड को जोरदार थप्पड़ मारने के बराबर था। अगर यह खबर लाइफलेस किंगडम में फैलती तो निश्चित रूप से देश के मनोबल पर असर पड़ता। खुफिया अधिकारी ने आगे कहा, एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि ब्लैक डेविल आर्मी के कैंप पर अचानक एक वज्रपात ने हमला कर दिया। 100 डेमन आर्मी के सैनिकों और उनके कमांडर में से कोई भी नहीं बचा। वज्रपात। दीपिका की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। ये स्पष्ट रूप से एक अद्वितीय पावर हाउस द्वारा निष्पादित एक वज्र तकनीक है। अमरजीत की अचानक मृत्यु के बाद वज्रपात ने अचानक ब्लैक डेविल आर्मी कैंप पर हमला किया। दीपिका ने तुरंत निर्धारित किया कि यह किसी ने किया था और यह व्यक्ति काफी शक्तिशाली था। चूंकि वह वज्रपात तकनीक का उपयोग करके 100,000 लोगों वाली ब्लैक डेविल आर्मी पर हमला करने में सक्षम था, इसलिए उसकी क्षमता निश्चित रूप से दीपिका से कम नहीं थी। आखिर यह कौन है? दीपिका ने खुद से कहा। उसे लग रहा था कि पर्दे के पीछे का पावर हाउस नॉर्थ मिस्टिक हेवन से संबंधित था, लेकिन अगर उसने पहले भी शाही परिवार के पेड़ को देखा होता तो भी उसे कोई सुराग नहीं मिल पाता कि कौन सा पूर्वज नॉर्थ मिस्टिक हेवन की रक्षा कर रहा था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। मैं उसका पता लगाने में सक्षम नहीं हूं। जब दीपिका ने यह सोचा तो उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। कोई बात नहीं, अमरजीत की मौत और ब्लैक डेविल आर्मी का विनाश नॉर्थ मिस्टिक हेवन के लिए बेहद फायदेमंद है। फिर उसने अपना सुंदर हाथ उठाया और एक दबंग आभा के साथ कहा, तीनों सेनाओं को जल्दी से आगे बढ़ने और सूर्यास्त से पहले लाइफलेस किंगडम को खत्म करने का आदेश दें। नॉर्थ मिस्टिक हेवन, क्रिस्टल पैलेस।
सुबह सुबह अनन्या और बाकी लोगों ने किसी बात पर अपना दिमाग लगाया। जल्द ही रूही का जन्मदिन आने वाला है, हमें उसे क्या देना चाहिए। निचले क्षेत्र के ब्लू क्लाउड नेशन को छोड़ने से पहले उन्होंने रूही के साथ उसका जन्मदिन उसके साथ बिताने का समझौता किया था। अब समस्या ये थी कि सभी छोटी लड़कियां रूही को सबसे बढ़िया तोहफा देना चाहती थीं। हालांकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि क्या देना है। आखिरकार छोटी लड़कियां उसे पहले ही कुछ तोहफे दे चुकी थीं। उन्होंने उसे वह सब कुछ दे दिया था जिसके बारे में वे सोच सकती थीं। रूही उनकी उम्र की थी, उन्हें लगा कि उन्हें उसे कोई सार्थक तोहफा देना चाहिए। राज मेहरा अपनी बेटियों के लिए नाश्ता बनाने में व्यस्त थे। देखा, जब वे रसोई से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि चारों बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। इसके बजाय उन्होंने उसकी ठुड्डी पकड़ी और मेज पर झुक गए। चार गोल मटोल चेहरे परस्पर विरोधी भावों से भरे हुए थे। बच्चों, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? राज मेहरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनन्या ने आह भरी। हम रूही को एक बहुत ही खास तोहफा देना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या दें। रिया ने सिर हिलाया। ये सही है, ये बहुत परेशान करने वाला है। अलीशा ने मुंह बनाया। मुझे सच में नहीं पता कि सबसे अच्छा तोहफा कौन सा है। राधिका ने अपनी बाहों में 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर और स्वर्गीय कुत्ते जानवर को देखा जो लार टपका रहा था। वह हंसी। मुझे आश्चर्य है कि क्या रूही को स्वर्गीय कुत्ता जानवर पसंद आएगा। दहाड़ तिल्द, यह महसूस करते हुए कि राधिका कुछ गलत करने वाली है, स्वर्गीय कुत्ता जानवर ने एक दयनीय चीख निकाली और जल्दी से अपनी दुम दबाकर भाग गया। राज मेहरा ने अपनी बेटियों के हाव भाव देखे और अपना सिर हिलाकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। बच्चों, वास्तव में जब बच्चे उपहार देते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह नहीं होती कि वे क्या देते हैं, बल्कि यह होती है कि वे अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। अनन्या ने जल्दी से पूछा, पिताजी, हम रूही को अपने इरादे कैसे बता सकते हैं? राज मेहरा मुस्कुराए। उदाहरण के लिए, अनन्या, तुम्हें लिखना पसंद है, तो रूही के लिए उपहार के रूप में एक सुंदर सुलेख लिखो। क्या तुम्हें लगता है कि वह खुश होगी? अनन्या ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वह बहुत खुश होगी, क्योंकि मैंने यह उसके लिए खुद लिखा है। हाँ, ये सही है। राज मेहरा ने प्यार से उसके छोटे से सिर को सहलाया। रिया ने जल्दी से कहा, मैं समझ गई। मुझे चित्र बनाना पसंद है, इसलिए मैं रूही के लिए एक सुंदर पेंटिंग बनाऊंगी। उसे यह जरूर पसंद आएगी। राज मेहरा ने उसकी छोटी सी नाक पर चुटकी ली। ये सही है, रिया भी बहुत होशियार है। तो मैं रूही के लिए एक सुंदर फूलदान ढूंढूंगी और खुद उसमें सुंदर फूल लगाऊंगी। अलीशा की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से ताली बजाई। मैं रूही के लिए 100 स्पिरिट फायर फ्लाइंग बग पकड़ना चाहती हूँ और उसके कमरे को पूरी रात जगमगाना चाहती हूँ। राधिका ने अधीरता से कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रूही को हमारे उपहार जरूर पसंद आएंगे। राज मेहरा प्यार से मुस्कुराए। जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा संतुष्ट किया वह ये थी कि उनकी बेटियां वाकई बहुत होशियार थीं। वे हर बात तुरंत समझ जाती थीं। उनके पिता के रूप में उन्हें बहुत सुकून और सहजता महसूस हुई। तो चलो अब उपहार बनाते हैं। फिर चारों छोटी लड़कियां खाने की मेज से उठकर चली गईं। राज मेहरा ने उन्हें खाने के लिए बुलाया। हालांकि छोटी लड़कियां सभी लड़ने की भावना से भरी हुई थीं और उपहार बनाने के बाद ही खाना चाहती थीं। राज मेहरा असहाय थे और केवल इन लड़कियों को पहले उपहार बनाने दे सकते थे। नाश्ता तैयार था और उनकी बेटियां कम समय में उपहार बनाना समाप्त नहीं कर सकीं। राज मेहरा ने जीवनहीन दानव भगवान के बारे में मामले को सुलझाने के लिए जीवनहीन साम्राज्य की यात्रा करने का अवसर लेने का फैसला किया। अपनी बेटियों की देखभाल करने के लिए नौकरों को बुलाने के बाद राज मेहरा ने क्रिस्टल पैलेस की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली गठन बनाया। फिर उन्होंने दिव्य आंदोलन कंगन को सक्रिय किया और बहुत तेज गति से स्वर्गीय दानव क्षेत्र की ओर बढ़े। जीवनहीन साम्राज्य में दानव महल के मुख्य हॉल में असीम दानव भगवान संजीव के सामने काले लबादे में बूढ़े लोग 4 दिशाओं में बैठे थे। वे निर्जीव साम्राज्य में केवल 10,000 साल पुराने दानव शमन थे। संजीव ने उन्हें यहाँ इसलिए इकट्ठा किया था ताकि दानव कबीले के निषिद्ध गठन दानव द्वार का निर्माण किया जा सके। इस दानव द्वार के माध्यम से कोई भी व्यक्ति लाखों किलोमीटर दूर किसी स्थान पर तुरंत पहुंच सकता था। संजीव ने निश्चितता के साथ यह कहने का साहस किया कि जब तक वह लोगों को दानव द्वार के माध्यम से रहस्यमय बर्फ महल में ले आएगा वह दीपिका को पूरी तरह से चौंका सकता है। 4 मास्टर्स, आप शुरू कर सकते हैं। संजीव ने अपनी आंखों में अधीरता के संकेत के साथ हॉल के बाहर 3000 कुलीन दानव जनरलों को देखा। हाँ, 4 दानव शमनों के सिर हिलाने के बाद उन्होंने एक जादुई मुहर बनाई। उन चारों ने एक ही समय में जादुई मुहर को हवा में फेंक दिया और 4 जादुई मुहरों को एक साथ मिलकर प्रकाश की एक काली गेंद बना दी। फिर उन्होंने एक समझ से परे प्राचीन राक्षसी भाषा में एक मंत्र का जाप किया। ओह, 3 सेकंड से भी कम समय में अचानक प्रकाश की काली गेंद फट गई और एक विशाल स्थानिक द्वार बन गया। ये स्थानिक द्वार अव्यवस्थित और रहस्यमय था। इसके पीछे का स्थान अथाह लग रहा था। सफलता। संजीव ने प्रसन्नता से भरा चेहरा दिखाया और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अपने हाथ की एक लहर के साथ हॉल के बाहर 3000 दानव सेनापति अंदर भागे। 4 मास्टर्स, मैं जल्दी से लड़ाई खत्म करने की कोशिश करूंगा। आपको अपनी पूरी ताकत से दानव द्वार का समर्थन करना चाहिए और इसे खुला रहने देना चाहिए।
दानव द्वार के संचालन को बनाए रखने के लिए अपार जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए संजीव ने उन्हें सावधानी से याद दिलाया। चिंता मत करो महाराज, हम निश्चित रूप से कोई गलती नहीं करेंगे। चारों दानव जादूगरों के चेहरे पर दृढ़ भाव थे। हाँ, संजीव ने थोड़ा सिर हिलाया और दानव द्वार में प्रवेश करने की तैयारी करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। इस समय एक सफेद आकृति अचानक दानव द्वार से बाहर निकली। संजीव और चारों दानव जादूगर चौंक गए। दानव द्वार में कोई कैसे हो सकता है? राजमहरा ने उनके चौंकने वाले भावों को देखा और खुद को चंचल मुस्कान से रोक नहीं पाए। दानव द्वार को बनाए रखने के लिए आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? अगर कुछ है तो उसे यहीं सुलझा लें। उसने अपना हाथ हिलाया और तुरंत अपने पीछे दानव द्वार को तोड़ दिया। अध्याय 89। लाइफलेस किंगडम की सीमा पर दीपिका ने 10 लाख की ताकतवर नॉर्थ मिस्टिक हेवन सेना को लाया और हैदर के नेतृत्व में 10 लाख की ताकतवर लाइफलेस किंगडम सेना के साथ युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में हैदर और लाइफलेस किंगडम के अन्य लोगों ने वास्तव में देखा कि महारानी मिस्टिक आइस कितनी शक्तिशाली थी। दीपिका के नेतृत्व में उसके चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं था। उसके शरीर के चारों ओर रहस्यमय शक्ति घूम रही थी। जैसे ही उसने हमला किया, चौंकाने वाला दबाव और शक्ति फूट पड़ी। जिस बात ने हैदर और अन्य लोगों को और भी हैरान कर दिया वह यह था कि उन्होंने वास्तव में देखा कि दीपिका की चाल में राक्षसी ऊर्जा थी। वह एक दोहरी साधक है। महारानी मिस्टिक आइस वास्तव में इस दुनिया से बाहर है। इस महिला की प्रतिभा वास्तव में बेजोड़ है। उससे लड़ना कठिन है। हैदर, अन्य कमांडर और 100 से अधिक दानव जनरलों ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। इसके अलावा क्योंकि दीपिका ने आगे का रास्ता जबरदस्ती खोला हुआ था, उसके पीछे के लाखों हीरो बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ने में सक्षम थे। 1 घंटे से भी कम समय में वह बेजान साम्राज्य की दिशा में 300 किलोमीटर आगे बढ़ गया था। यह महसूस करते हुए कि स्थिति ठीक नहीं थी, हैदर ने उत्सुकता से मुड़कर दूर की राजधानी को देखा। महारानी अभी तक क्यों नहीं दिखाई दी? महारानी मिस्टिक आइस सम्राट क्षेत्र की एक शक्तिशाली शक्ति थी और बेहद शक्तिशाली थी। उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग की सेना को रोकने का एकमात्र तरीका महारानी मिस्टिक आइस को रोकना था, और पूरे बेजान साम्राज्य में केवल बेजान दानव भगवान ही ऐसा कर सकते थे। हालांकि बेजान दानव भगवान ने हैदर को यह नहीं बताया कि वह क्या करना चाहता था। हैदर केवल उसके दिन बचाने के लिए प्रकट होने का इंतजार कर सकता था। धमाका! दीपिका ने अपने हाथ में आइस फीनिक्स तलवार पकड़ी और उससे वार किया, जिससे 10 मील के दायरे में सब कुछ हिल गया। ये देखकर कि वह और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी, हैदर ने युद्ध के मैदान को स्कैन करने के बाद किसी को दानव महल में भेजने और बेजान दानव भगवान से मदद मांगने का फैसला किया। दीपिका ने एक ही नज़र में हैदर के इरादे को समझ लिया और उसकी कल्पना बेकाबू हो गई। तार्किक रूप से कहें तो बेजान साम्राज्य में गिरावट आ रही है, इसलिए बेजान दानव भगवान को पहले ही प्रकट हो जाना चाहिए था। उसने अभी तक खुद को नहीं दिखाया है। उसके पास कोई गुप्त उद्देश्य होना चाहिए या उसे किसी अज्ञात कठिनाई का सामना करना पड़ा है। बेटा, एसएन को। दीपिका ने अपना सिर उठाया और राजधानी की दिशा में देखा। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह पूरी गति से आगे बढ़ती है तो वह लगभग 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। वे पहले से ही स्थिति पर नियंत्रण कर चुके थे। उसने पहले नेता को पकड़ने और राजधानी की ओर भागने का फैसला किया। वह बेजान दानव भगवान की स्थिति की जांच करेगी और उसे मार डालेगी। फिर वह प्रकाश की एक धारा में बदल गई और हैदर द्वारा भेजे गए व्यक्ति को मारने के लिए आगे बढ़ी। फिर वह लाइफलेस किंगडम की दिशा में उड़ गई। हैदर कांप उठा। क्या महारानी मिस्टिक आइस अकेले ही हमारे देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए लोगों को मार काट कर ले जाएगी? उफ! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक नीली बर्फीली गैस उसकी पीठ में घुस गई। दानव सेनापतियों ने पाया कि दीपिका की आइस फीनिक्स तलवार हैदर को छेद चुकी थी। अरे, हम सब महारानी मिस्टिक आइस से विचलित थे और हमने यह नहीं देखा कि उनकी तलवार पहले ही अलग हो चुकी थी। महारानी मिस्टिक आइस वास्तव में निर्दयी और अप्रत्याशित है। यह महिला वास्तव में भयानक है। तुम इतना क्यों कह रहे हो? कमांडर मर चुका है। हम बड़ी मुसीबत में हैं। दीपिका के अचानक हमले ने लाइफलेस किंगडम की सेना का मनोबल तोड़ दिया। एक पल के लिए लाइफलेस किंगडम के लाखों सैनिक शोक में डूब गए। बेजान साम्राज्य के दानव महल में संजीव ने एक पल के लिए राजमहरा को देखा, फिर अचानक कांप उठा। तुम महारानी मिस्टिक आइस के आदमी हो। महारानी मिस्टिक आइस मशहूर थी, इसलिए सभी जानते थे कि उनका आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उनके सामने खड़ा आदमी सुंदर और आकर्षक था। केवल दीपिका, 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र की नंबर 1 सुंदरी ही उसका मुकाबला कर सकती थी। कल रात की 2 घटनाओं और राजमहरा के अभी अभी कहे गए शब्दों को मिलाकर संजीव को 90% यकीन था कि राजमहरा महारानी मिस्टिक आइस के पति थे। जब मौजूद दानव शमन और दानव सेनापतियों ने यह सुना तो वे भी चौंककर राजमहरा को देखने लगे। तो यह महारानी मिस्टिक आइस का आदमी था। वह वाकई असाधारण रूप से सुंदर था। राजमहरा के होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। तुम सही हो, संजीव ने हल्की सी आह भरी। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि महारानी मिस्टिक आइस का आदमी साधारण नहीं है। अब ऐसा लगता है कि तुम मेरी सोच से ज्यादा शक्तिशाली हो। स्वर्गीय दानव क्षेत्र का दानव द्वार केवल 10,000 साल से ज्यादा उम्र के दानव जादूगरों के संयुक्त प्रयासों से ही खोला जा सकता है।
था। इस प्रकार का स्थानिक गठन अत्यंत जटिल और शक्तिशाली था। दूसरी ओर राजमहरा बिना किसी की जानकारी के दानव द्वार से बाहर निकलने में सक्षम था। इसका मतलब था कि न केवल राजमहरा का साधना स्तर अत्यंत उच्च था, बल्कि वह दानव कबीले की सरणी संरचनाओं में भी कुशल था। संजीव को यह भी लगा कि राजमहरा एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने अमरता और शैतानी दोनों की साधना की थी। आप अभी दानव द्वार से बाहर निकलने के बारे में बात कर रहे हैं, है न? राजमहरा ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में इस तरह का गठन कुछ खास नहीं है। जब वह दानव महल में दाखिल हुआ तो उसने समय और स्थान में बदलाव देखा। सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उसने पाया कि ये दानव कबीले का अत्यंत शक्तिशाली स्थानिक सरणी गठन था, दानव द्वार। इसलिए 10 दिशा आरेख का उपयोग करके उसने आसानी से दानव द्वार की खामी का पता लगा लिया और बाहर निकल गया। चारों दानव शमन बेहद शर्मिंदा थे। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी, बस इतना ही काफी है। हम अभी ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या मैंने तुम लोगों को बोलने दिया? राजमहरा ने अचानक हमला किया। एक तलवार की रोशनी चमकी और उन चारों को मार डाला। ये देखकर संजीव स्तब्ध रह गया और 3000 दानव सेनापति सदमे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। चारों दानव शमन सभी सर्वोच्चता क्षेत्र में थे, लेकिन उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी ने उन्हें ऐसे ही मार डाला। कितना क्रूर! सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग बहुत शक्तिशाली हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि राजमहरा की क्षमता सतह पर दिखने वाली क्षमता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। संकोच करने की हिम्मत न करते हुए 3000 दानव सेनापतियों ने तुरंत कार्रवाई की और एक विशाल हत्या का गठन किया जो राजमहरा की ओर दौड़ा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। राजमहरा ने तुरंत ली फायर गोल्डन आइज को बुलाया। उसकी चमकीली सुनहरी पुतलियों में नानमिंग ली फायर की दिव्य लपटें तुरंत फूट पड़ीं। हु 2 भयानक लपटों ने पूरे दानव महल को जला दिया। जहां भी वह जाती वह जल जाती। जहां तक 3000 दानव सेनापतियों का सवाल है, ऐसा लग रहा था जैसे वे आग की लपटों के समुद्र में डूब गए हों। वे दर्द से चिल्ला रहे थे क्योंकि वे भयानक अग्निस्तंभ द्वारा जलाकर राख कर दिए गए थे। ली फायर गोल्डन आइज। संजीव ने सदमे में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे एक बार फिर लगा कि उसने राजमहरा को कम करके आंका था। ऐसा लग रहा था कि केवल सबसे मजबूत तकनीक का उपयोग करके ही उसे राजमहरा को कुचलने की उम्मीद होगी। बेजान दानव तकनीक। संजीव ने जल्दी से अपने शरीर में सच्चे सार को सक्रिय किया और अपनी सबसे मजबूत राक्षसी तकनीक का इस्तेमाल किया। हवा में अचानक अरबों काले प्रकाश के धब्बे दिखाई दिए। संजीव ने अपना हाथ उठाया और इन सभी प्रकाश बिंदुओं को अपनी हथेली में ले लिया। इसके तुरंत बाद उसकी हथेली से एक पारदर्शी काली तलवार चमक उठी। आसपास की जगह में अलौकिक काली रोशनी की धारियां विलीन हो गईं, मानो ये तलवार अब इस दुनिया की कोई चीज नहीं थी। 3000 दानव सेनापति मेरे 3000 क्लोन हैं। अब मैं आपको परलोक भेजने के लिए बेजान तलवार का उपयोग करूंगा। संजीव की बेजान तलवार बेजान राक्षसी तकनीक की चरम शक्ति से बनी थी। एक ही वार से मौत हो जाती थी, इसलिए इसे बेजान तलवार कहा जाता था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उसने ये सबसे मजबूत चाल चली तो वह निश्चित रूप से स्थिति को पलटने में सक्षम होगा। धमाका! बेजान तलवार राजमहरा के शरीर की ओर गिरी। हालांकि राजमहरा के शरीर के संपर्क में आने से पहले ही यह एक रहस्यमयी दिव्य शक्ति द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। क्या हो रहा है? संजीव चौंक गया। किस तरह की सुरक्षात्मक दिव्य तकनीक बेजान तलवार को रोकने में सक्षम थी, जो कानूनों की शक्ति को काट सकती थी? संजीव के पास सोचने का समय नहीं था। एकमात्र बात जो उसे पक्की थी वह ये थी कि वह आज राजमहरा को नहीं हरा सकता था। दूसरे शब्दों में, वह खत्म हो चुका था। राजमहरा ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बस इतना ही। तुम अभी भी एक दानव भगवान के रूप में थोड़े कमजोर हो। उसने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि उसने तलवार हाथ में लेकर गोली चला दी। यह महसूस करते हुए कि राजमहरा की हत्या की मंशा उस पर हावी हो गई है, संजीव हिंसक रूप से कांप उठा और वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी, चलो अच्छी तरह से बात करते हैं। मैं दानव गठबंधन से हूं। तुम मुझे रख सकते हो। फफ! राजमहरा ने गले में चाकू घोंप दिया। राजमहरा ने संजीव की ओर ठंडी निगाह से देखा जिसे उसने छेद दिया था और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम वास्तव में उतने महत्वपूर्ण नहीं हो जितना तुम सोचते हो। अपनी कलाई के एक झटके से उसने तलवार खींच ली। प्राणहीन दानव भगवान संजीव जमीन पर गिर पड़े और पूरी तरह से नष्ट हो गए। अध्याय 90। दीपिका की सुंदर आकृति दानव महल के मुख्य हॉल में दिखाई दी। पूरे रास्ते में उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी निर्जन स्थान में प्रवेश कर गई हो। यह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। ऐसा लगा जैसे किसी ने पहले से ही दानव महल के मुख्य हॉल तक जाने के लिए रास्ता खोल दिया हो, जिससे वह बिना किसी बाधा के यात्रा कर सके। ये है। दीपिका ने अचानक अपना सिर नीचे किया और अपने सामने अंधेरे में कुछ आकृतियां पड़ी देखीं। वह तेजी से आगे बढ़ी। उन्होंने बीच में जमीन पर एक लंबा और शक्तिशाली आदमी पड़ा देखा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, मानो मरने से पहले उसने किसी बेहद भयानक चीज का सामना किया हो। उसके गले पर एक स्पष्ट घाव था, एक तलवार की मुहर। दीपिका ने अपनी नजर संजीव के कपड़ों पर घुमाई और उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य गहरा गया। ऐसा लगता है कि यह बेजान दानव भगवान है और वह वास्तव में। उसका गला तलवार से छेदा गया था। उसने जल्दी से चारों ओर देखा।
4 अन्य मृत दानव शमनों के अलावा कोई अन्य निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि जिस व्यक्ति ने बेजान दानव भगवान से लड़ाई की थी, उसने उसे और अन्य 4 को पूरी तरह से कुचल दिया था। ऐसा कहा जाता है कि बेजान दानव भगवान 70,000 साल से अधिक पुराने हैं। वह काफी ताकत वाले एक पुराने सम्राट दायरे के शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इसके अलावा उनके पास एक भयानक दिव्य शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के नियम को काट सकती है। किसने उसे हराया? दीपिका ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। दुर्भाग्य से मैं अभी भी एक कदम पीछे थी। उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने उस बेजोड़ शक्तिशाली व्यक्ति की आकृति नहीं देखी। महाराज, आपके द्वारा ओहोन को मारने के बाद बेजान साम्राज्य की सेना ढह गई। अब हमारी सेना पहले ही राजधानी में घुस चुकी है। कनिका हॉल के बाहर से अंदर आई। दीपिका ने थोड़ा सिर हिलाया। वह जानती थी कि अगर कनिका यहाँ दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि इस बार नॉर्थ मिस्टिक हेवन पूरी तरह से जीत गया है। ये तो बेजान दानव भगवान होना चाहिए। उसे किसने मारा? कनिका बेजान दानव भगवान की दयनीय स्थिति देखकर चौंक गई। काश मुझे पता होता, दीपिका ने मन ही मन सोचा। फिर वह पलटी और सख्ती से बोली, तीनों सेनाओं के कमांडर को आदेश दो कि बेजान साम्राज्य के सभी शहरों पर नियंत्रण करो। कोई भी सैनिक निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर कोई विरोध करता है तो उसे मार दो। इसके अलावा किसी को ये खबर फैलाने के लिए भेजो कि नॉर्थ मिस्टिक हेवन ने बेजान साम्राज्य पर हमला किया है, ताकि बेजान दानव भगवान द्वारा बलिदान किए गए 100,000 नॉर्थ मिस्टिक हेवन नागरिकों का बदला लिया जा सके। कनिका ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ महाराज। जब राजमहरा क्रिस्टल पैलेस में वापस लौटे तो छोटी लड़कियां अभी भी अपने उपहार बना रही थीं। जब लगभग भोर हो गई तब भी उनकी बेटियों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। राजमहरा ने दुखी मन से कहा, बच्चों, उपहार बनाने से पहले नाश्ता करो। ठीक है पिताजी, हमें भूख नहीं लगी है। ठीक है, हमें पहले उपहार बनाना है। छोटी लड़कियां बहुत प्रेरित थीं और ऐसा लग रहा था कि वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक वे उपहार बनाना समाप्त नहीं कर लेती। गुरगुराहट टिल्ड। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया उनके पेट गुर्राने लगे। राजमहरा उनसे खुश हुए और शरारती ढंग से मुस्कुराए। किसने कहा था कि अभी तुम्हें भूख नहीं लगी है? ये रिया है। नहीं, यह अलीशा है। यह मैं नहीं हूँ, यह राधिका है। अनन्या ने रिया की ओर इशारा किया, रिया ने अलीशा की ओर इशारा किया और अलीशा ने राधिका की ओर इशारा किया। राधिका ने अपना हाथ उठाया और उसे हिलाते हुए अपना सिर हिलाया। यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। लिटिल नाइन मेरे पेट पर रो रही है। राजमहरा का दिल दुख गया और जब उसने उनके मनमोहक हाव भाव देखे तो उसे मजा आया। उसे लगा कि ये छोटी लड़कियां उपहार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। राजमहरा केवल इतना ही कह सका, तो खाना बनाना जारी रखो। पिताजी तुम लोगों को किनारे से खिलाएंगे। वाह, छोटी लड़कियां बेहद खुश थीं। उनके पिता होशियार थे। इस तरह वे उपहार बना सकती थीं और नाश्ता भी कर सकती थीं। फिर राजमहरा नाश्ता लेकर आए। वे अपनी चारों बेटियों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे और उन्होंने उन्हें एक एक करके खाना खिलाया। राजमहरा की चौकस और स्नेहपूर्ण हरकतों को देखकर बगल में बैठे नौकर बेहद प्रभावित हुए। जैसा कि महारानी के पति से उम्मीद थी, जिस तरह से वह अपनी बेटियों से लाड़ प्यार करता था वह भी बहुत अनोखा था। ब्लू क्लाउड नेशन, इंपीरियल पैलेस। सुबह सुबह इंपीरियल पैलेस के सामने 5 किलोमीटर लंबी सड़क लाल फूलों और रिबन से भरी हुई थी। यह एक खुशी का दृश्य था। जिसने भी ये दृश्य देखा वह सदमे में डूब गया। यह उनके जीवन में पहली बार था कि उन्होंने इंपीरियल पैलेस में इतना भव्य अवसर देखा था। मैंने सुना है कि आज राजकुमारी का जन्मदिन है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना उत्सवपूर्ण है। नहीं नहीं, मेरे अनुमान के अनुसार ये राजकुमारी के जन्मदिन के कारण नहीं है। तो ऐसा क्यों है? उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी। 5 किलोमीटर लंबी सड़क पर तरह तरह के लोग भरे हुए थे। वे आज की अभूतपूर्व घटना के बारे में एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। इस बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो शाही महल की अंदरूनी कहानी से परिचित थे। उन्होंने कहा कि ब्लू क्लाउड नेशन के शाही महल को उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी के आगमन का स्वागत करने के लिए औपचारिक रूप से सजाया गया था। जब सभी ने ये खबर सुनी तो वे खुद को सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। तो उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी आ रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना भव्य था। उनके जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में इस तरह के भव्य उपचार का हकदार था। इस समय महल में राजकुमारी रूही की जन्मदिन की पार्टी की तैयारी में व्यस्त राजपरिवार के अलावा सभी मंत्री मौजूद थे। वे इतनी जल्दी इसलिए आए थे क्योंकि वे उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी की एक झलक देखना चाहते थे। इन मंत्रियों में सबसे प्रमुख व्यक्ति न केवल प्रधानमंत्री चंद्र थे, बल्कि स्वर्गीय दरबार के पर्यवेक्षक प्रकाश भी थे। चंद्र के प्रकाश के साथ अच्छे संबंध थे और जब वे बोलते थे तो उनका रवैया बहुत सहज होता था। पर्यवेक्षक बाय, आप आज यहाँ पत्नी की प्रतीक्षा में व्यस्त थीं और आपने राजकुमारी के लिए बधाई शब्द नहीं लिखे हैं, है न? प्रकाश शाही दरबार के खगोल विज्ञान, कैलेंडर और ऐतिहासिक अभिलेखों का प्रभारी था। इसकी साहित्यिक आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। जहां तक प्रकाश का सवाल है, वे पूर्वी बंज भूमि में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुरु और साहित्यिक गुरु थे। अतीत में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सम्राट और युवराज के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखी थीं। लेकिन आज प्रकाश सुबह से ही राजमहरा के आने का इंतजार कर रहा था। इससे चंद्रा को कुछ उत्सुकता हुई।
चंद्रा के ये पूछने पर उपस्थित 100 से ज्यादा मंत्रियों ने उत्सुकता से प्रकाश की ओर देखा। प्रकाश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं आज के जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखने के योग्य नहीं हूँ। चंद्रा ने उत्सुकता से पूछा, तुम योग्य नहीं हो तो कौन है? बेशक यह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी है। प्रकाश ने प्रशंसा भरी नजर से आकाश की ओर सिर झुकाया। मुझे डर है कि आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन पत्नी 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र और कैंग ड्रैगन महाद्वीप में एकमात्र साहित्यिक संत है। उनकी साहित्यिक प्रतिभा साहित्य देवता को चौंकाने के लिए पर्याप्त है। उनका हर शब्द एक संत की गहनता और विद्वता से भरा होता है। चंद्रा और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। जैसा कि पत्नी से उम्मीद थी, यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतना चौंकाने वाला प्रतिभाशाली था। जब वह बोल रहा था, बादलों को चीरती हुई एक शानदार रोशनी पूरे शाही महल को रोशन कर रही थी। सबने ऊपर देखा। आसमान में 4 विशाल हरे पंखों वाले पक्षियों के खिंचाव के तहत एक जेट गाड़ी धीरे धीरे नीचे उतरी। महारानी का पति यहाँ है। सभी मंत्रियों ने उत्साहित भाव प्रकट किए। वे कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें इतनी महान हस्ती का आगमन देखने को मिला।